नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रोशिया ट्रैवल ब्लॉग में। क्रोशिया डे बाय डे वीज़ा पॉलिसी को जो है वो स्ट्रिक्ट करता जा रहा है और इसका पीछे का जो रीज़न है वो मैं आगे वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। मैं पहली चीज़ तो ये है कि मैंने बहुत टाइम से ये बताता आ रहा हूँ मैं कि आपके पास में टेक्निकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक्निकल स्किल के आप कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते और इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत से वीडियो में बताए हैं। लेकिन एट द प्रेजेंट जो रिजल्ट आए हैं वो न्यू रूल अमेंडमेंट की वजह से, क्योंकि ये 2024 नवंबर से ही प्रोसेसिंग में लगा हुआ था ये सिस्टम, और आखिरकार इन लोगों ने जो है अब ये सिस्टम पूरा जो है चेंज कर दिया। वर्क परमिट पॉलिसी का जो है स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने, न्यू रूल इम्पोज कर दिए, वो लागू हो चुके हैं। अभी क्या है, अभी जो भी चीज़ें होगी वो सिस्टमेटिकल होगी। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बिटवीन दो पार्टियों के बीच में ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से काम होगा। इसमें किसी तरह की फ्रॉडबाजी या फ्रॉडगिरी नहीं होगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो वो अच्छा ही हुआ है। लेकिन अदर हैंड देखें तो बहुत से लोग जो है, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 53,000 वर्क परमिट विद इन द 3 मंथ इशू किया गया था। तो इनमें से सबसे ज़्यादा नेपाल के इशू किए गए थे, उसके बाद में फिलीपींस के, इसके बाद में ये बोस्निया है, और इन सबसे टेबल के नीचे जो है इंडिया की, यानी 5,500, जबकि नेपाल के थे 12,000 एवं 12,900 के लगभग वर्क परमिट इशू की विद इन 3 मंथ में। तो ये सोच के पता लगा सकते हैं कि इसमें जो भी डेलीगेशन इंडिया गया था या ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था उन लोगों का, इसमें क्या चीज़ें थी वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले हम चलते हैं एक टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल जो क्रोशिया के अंदर जो है किसी भी अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं। क्रोशिया को जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इस कंट्री में रीडेवलपिंग हो रही है वापस, और यहाँ पे जो है हर सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी और सेक्टर में हो, वहाँ पे स्किल्ड बंदे को ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है। विदाउट अनस्किल्ड आदमी को तो वो पूछते भी नहीं है। और ये चीज़ें जो है आपको दिमाग में लेके चलना है कि हमें किस तरह से अपने आप को खुद को इस्टेब्लिश करना है किसी भी यूरोप कंट्री में अगर हम जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि यार आपको आता नहीं या जाता नहीं, आप जानते नहीं हो, कोशिश कर सकते हैं। एक कोशिश जो होती है ना, वो आदमी को आगे लेके जाती है, वो ही ज़िंदगी के फैसले को जो है पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाती है। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो हम होगा क्या फिर आगे जाके। इसलिए हम जहाँ भी जिस कंट्री के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें खुद को प्रिपेयर करके आना है। ये बातें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, उनसे आप मेरी वीडियो उठा के देख लें आप। तो दोस्तों, अब जो चीज़ें आएगी मैं आपको ये बता दूँ कि कम से कम 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हायरिंग करेगा क्रोशिया, ये मैंने पहले भी बताया है। और दूसरी बात ये कि जब ये हायरिंग आएगी तो वो लोग जो है बंदे का टैलेंट, बंदे का एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, ये सब चीज़ें देख के हायर करेंगे। डेलीगेशन जाएगा, जो भी इंडिया जाएगा, नेपाल जाएगा, फिलीपींस जाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो लोग, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि फिलीपींस के पास में जो लोग हैं वो सब इंग्लिश जानते हैं। नेपाल में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं, और वो ये मैं नहीं कह रहा कि इंडिया के लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंडिया के लोग भी बहुत जानते हैं। लेकिन वो जिस कैटेगरी में आते हैं ना, वो लोग जो है उस चीज़ को नहीं जानते। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जब हम वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड है। आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। हो सकता है आपका वेबिनार पे इंटरव्यू हो,
या जूम ऐप पे हो, या फिर डेलीगेशन वहाँ इंडिया नेपाल जहाँ भी जाके वो डेलीगेशन आपका इंटरव्यू ले। और मोस्टली तो जो है डेलीगेशन जा रहा है। अभी कतर में गया था, दुबई में गया था, तो वहाँ से ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं बाकायदा, वहाँ से पूछताछ पूरा वेरीफाइड करके ही वो लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट वगैरह रिसीव कर लेते हैं, उसके जो स्पीकिंग स्किल कैसा है वो सब चीज़ें वहाँ देख लेते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा है काम के बारे में, वो चीज़ें वहीं पे फिल्टर कर लेते हैं वो लोग। तो उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद उनके वर्क परमिट प्रोसेस में होते हैं, और वहाँ पे जाके आप उनका वर्क परमिट जो है अप्लाई कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोसेसिंग चलेगी। अब वीज़ा पॉलिसी इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी है बहुत ज़्यादा, वर्क परमिट पॉलिसी सॉरी। तो आपको उसी लेवल के हिसाब से जो है प्रिपेयर करना है खुद को, कि एटलीस्ट आपके सपने पूरे हों। हम तो यही चाहते हैं कि हर आदमी जो भी अप्लाई कर रहा है वो यूरोप आए, यूरोप में अच्छी जॉब करे, उसके लिए फ्यूचर सेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कई बार अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया कि प्रॉब्लम उसके लिए जो काम नहीं जानता, प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है जो काम जानता हो, प्रॉब्लम उसके लिए है जो कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ आने के बाद में फिर वो हेल्पर में, मैं जनरल हेल्पर, मैं वो हेल्पर, वो किचन हेल्पर, ये ऐसा करके खुद की ज़िंदगी को जो है नरक में धकेल रहा है। क्योंकि मतलब आप खुद सोच लो कि एक हेल्पर की वैल्यू क्या है, उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। मुझे बता दो ना आप कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। एक हेल्पर की वैल्यू को आप क्या समझते हो? हेल्पर तो हेल्पर ही है, उसका कोई सरनेम नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन टेक्निकल वाले को तो बोल सकते हैं ना, ही इज द वेल्डर, ही इज द इलेक्ट्रिशियन, ही इज द पाइप फिटर, ही इज द प्लम्बर। तो ये चीजें भाई मेरे, वो लोग रिकॉग्नाइज उसी को करते हैं। और यहाँ पे जो है स्किल्ड आदमियों को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। अब जो है वो मामला बंद हो गया है। जो पहले ये सोचते थे कि सीजनल वर्क में, डिलीवरी बॉय में ये अनस्किल्ड आदमी को लेते ही नहीं, बंद कर दिया, पूरा खेल खत्म कर दिया इन्होंने, स्ट्रिक्ट कर दिया हर चीज़ें। मैंने इसके लिए भी बताया था, ये जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है अप्रैल 1 को, अप्रैल 2, अप्रैल 1 को, तो उसमें टोटल इन्होंने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये अच्छा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोगों के लिए समझ में नहीं आएगी कि नहीं यार ये तो सब बहुत गड़बड़ हो गया मामला। अरे गड़बड़ नहीं हुआ, आपका एम्प्लॉयर जिस कंपनी में आ रहे हो आपके साथ में फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता, पता है। आपको सैलरी ऑन टाइम मिलेगा, आपको TRC है वो ऑन टाइम मिलेगा, आपका वर्क परमिट रिन्यूअल ऑन टाइम होगा, आपका बैंक अकाउंट, आपका जो भी चीज़ें हैं उसमें जो भी टैक्स वगैरह है वो ऑन टाइम जाएगा। ये सब चीज़ें टोटल सिस्टमेटिकल हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जिसको समझ में आए तो वो तो समझ सकता है, तो नहीं आए तो वो ये बोलेगा मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरा वर्क परमिट नहीं आया, मेरा VFS में, मेरे तुम आओ तो सही है, यहाँ पे आओ, पहुँचो, फिर उसके बाद में पता लगेगा कि मैंने क्या सीखा ज़िंदगी में और क्या बना, मैं क्या किया। मैं यहाँ आने के बाद मेरे पास में रोज़ 10 कॉल आते हैं, 10 कॉल आते हैं रोज़, और पूछते हैं हम आके फंस गए। तो ये बातें हैं, अभी से तैयारी करके रखो। आप बहुत वर्क परमिट इश्यू होंगे, बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इश्यू होंगे, लेकिन आपको टेक्निकल स्किल सीख के आएंगे तो ही आपका वर्क परमिट यहाँ से निकलेगा, अदरवाइज भूल जाए आप। वो कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी देने थे आपको। प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता बंधु। थैंक यू, जय हिंद।